जब डेटाबेस डिजाइनर्स पहली बार थर्ड नॉर्मल फॉर्म यानी 3NF सीखते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि रिलेशनल स्कीमा ऑप्टिमाइजेशन में यह आखिरी मंजिल है। 3NF ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को सफलतापूर्वक खत्म कर देता है, यानी वे परेशान करने वाली X लीड्स टू Y लीड्स टू Z वाली चेन्स जो टेबल स्ट्रक्चर्स को खराब करती हैं, और ये सुनिश्चित करता है कि सभी नॉन की एट्रीब्यूट्स पूरी तरह से प्राइमरी की पर ही डिपेंड करें। रियल वर्ल्ड डेटाबेस डिजाइन्स की ज़्यादातर ज़रूरतों के लिए 3NF हासिल कर लेना स्टैंडर्ड डेटा रिडंडेंसीज को हटाने के लिए बहुत काफ़ी होता है। हालांकि डेटाबेस थ्योरी में कुछ ऐसे बारीक कॉर्नर केसेस भी होते हैं जहां 3NF डेटा एनोमलीज के लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है। ये एनोमलीज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स की वजह से पैदा नहीं होती, बल्कि कॉम्प्लेक्स और ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज की वजह से होती हैं। इन बचे हुए एज केसेस को सॉल्व करने के लिए 1974 में रेमंड एफ बॉयस और एडगर एफ कॉड ने 3AF का एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रिफाइंड वर्जन पेश किया। बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म यानी BCNF, जिसे अक्सर आम बोलचाल में 3.5NF भी कहा जाता है। BCNF 3NF की डेफिनेशन में मौजूद एक खास लॉजिकल एस्केप हैच को बंद कर देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके सिस्टम की हर टेबल पर फंक्शनल डिपेंडेंसीज एक एब्सोल्यूट और अनयील्डिंग स्टैंडर्ड पर खरी उतरें। सेक्शन ब्रेक। द 3NF एस्केप हैच एंड व्हाई इट फेल्स। BCNF क्यों जरूरी है, यह समझने के लिए हमें पहले 3NF की फॉर्मल डेफिनेशन को ध्यान से देखना होगा और उस टेक्निकल लूपहोल को पहचानना होगा जिसकी वजह से एनोमलीज बनी रहती हैं। याद कीजिए कि कोई रिलेशन स्कीमा R थर्ड नॉर्मल फॉर्म यानी 3NF में तब होता है जब R पर लागू होने वाली हर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी X लीड्स टू Y के लिए नीचे दी गई कंडीशंस में से कम एक सही हो। X R की एक सुपर की है, यानी X R में हर टुपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। Y R का एक प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी Y R की कम से कम एक कैंडिडेट की का मेंबर है। कंडीशन 2 पर खास ध्यान दें। यह कंडीशन एक एस्केप हैच की तरह काम करती है। अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी X लीड्स टू Y मौजूद है जहां X एक कैंडिडेट की या सुपर की नहीं है, तो भी 3NF रिलेशन को तब तक वैलिड मानता है जब तक कि Y टेबल में किसी कैंडिडेट की का हिस्सा है। ज्यादातर सिंपल टेबल डिजाइन्स में, जहां टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है और कोई अल्टरनेटिव कैंडिडेट कीज नहीं होती, ये एस्केप हैच कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। लेकिन जब किसी स्कीमा में ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज होती हैं, दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट कीज जो कम से कम एक एट्रीब्यूट शेयर करती हैं, जैसा कि सब टॉपिक 2.3 में बताया गया था, तो कंडीशन 2 ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज की परमिशन दे देता है जहां एक नॉन सुपर की किसी कंपोजिट की के एक पार्ट को डिटरमाइन करती है। जब ऐसा होता है तो 3NF डेटा रिडंडेंसी और अपडेट एनोमलीज को वापस डेटाबेस में आने की इजाजत दे देता है। सेक्शन ब्रेक 2। सिनेरियो स्टडी, द यूनिवर्सिटी ट्यूटरिंग एडवाइजर सिस्टम। इस थियोरेटिकल फ्लॉ को एक्शन में देखने के लिए एकेडमिक एडवाइजर्स और पीयर ट्यूटरिंग को मैनेज करने के लिए डिजाइन किए गए एक यूनिवर्सिटी सिस्टम पर विचार करें। हम ट्यूटरिंग एडवाइजर नाम का एक सिंगल रिलेशन स्कीमा 3 एट्रीब्यूट्स के साथ बनाते हैं। ट्यूटरिंग एडवाइजर ओपन पैरेंथेसिस स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट कोड एडवाइजर आईडी क्लोज पैरेंथेसिस। बिजनेस रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नीचे दिए गए रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल रूल्स को लागू करता है। रूल 1, एक स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए रजिस्टर कर सकता है। किसी भी दिए गए सब्जेक्ट के लिए एक स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा एक एडवाइजर असाइन किया जाता है। हालांकि एक स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एडवाइजर्स हो सकते हैं। रूल 2, हर एडवाइजर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होता है और किसी दूसरे सब्जेक्ट एरिया में स्टूडेंट्स को एडवाइज नहीं कर सकता। रूल 3, एक एडवाइजर अपने स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को पढ़ने वाले मल्टीपल स्टूडेंट्स को मेंटर कर सकता है। डिराइविंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज, इन बिजनेस रूल्स से हम इस लॉजिक को फॉर्मल फंक्शनल डिपेंडेंसीज FDs में ट्रांसलेट कर सकते हैं। FD1 स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट कोड लीड्स टू एडवाइजर आईडी रैशनल रूल 1 के अकॉर्डिंग अगर आप स्टूडेंट आई और सब्जेक्ट कोड जानते हैं तो असाइंड एडवाइजर आईडी यूनिकली डिटरमिन हो जाता है। FD2 एडवाइजर आईडी लीड्स टू सब्जेक्ट कोड रैशनल रूल 2 के अकॉर्डिंग हर एडवाइजर एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट पढ़ाता या एडवाइज करता है। अगर आप एडवाइजर आईडी जानते हैं तो आप ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट कोड जान जाते हैं। डिटरमिनिंग कैंडिडेट की ट्यूटरिंग एडवाइजर का नॉर्मल फॉर्म एनालाइज करने के लिए हमें एट्रीब्यूट क्लोजर्स कैलकुलेट करके सारे कैंडिडेट कीज फाइंड करने होंगे। टेस्टिंग द क्लोजर ऑफ स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट कोड।
स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट कोड वाले सेट का क्लोजर स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट कोड और एडवाइजर आईडी वाले सेट के इक्वल्स है। क्योंकि क्लोजर में रिलेशन के सभी एट्रीब्यूट्स शामिल हैं, गिवन इक्वल टू स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट कोड एक कैंडिडेट की है। टेस्टिंग द क्लोजर ऑफ स्टूडेंट आईडी एडवाइजर आईडी एफडी टू एडवाइजर आईडी लीड्स टू सब्जेक्ट कोड का यूज करके हम एडवाइजर आईडी से सब्जेक्ट कोड डिराइव कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी और एडवाइजर आईडी वाले सेट का क्लोजर स्टूडेंट आईडी एडवाइजर आईडी और सब्जेक्ट कोड वाले सेट के इक्वल्स है। क्योंकि यह कॉम्बिनेशन भी रिलेशन के सभी एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन करता है कि 2 इक्वल टू स्टूडेंट आईडी एडवाइजर आईडी एक सेकंड कैंडिडेट की है। इन कीज के स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। कैंडिडेट की 1 के 1 स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट कैंडिडेट की 2 के 2 स्टूडेंट आईडी एडवाइजर आईडी। ये दो कैंडिडेट कीज एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी पर ओवरलैप करते हैं। अब चलिए एट्रीब्यूट्स को क्लासिफाई करें हैं। प्राइम एट्रीब्यूट्स जो कम से कम एक कैंडिडेट की से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट कोड एडवाइजर आईडी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स नॉन स्टेबल में हर एक सिंगल एट्रीब्यूट प्राइम है। यह डायग्राम एक टेबल दिखाकर डेटाबेस रिलेशनल डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें स्टूडेंट सब्जेक्ट और एकेडमिक एडवाइजर की डिटेल्स दी गई हैं। ये 2 डिस्टिंक्ट कंपोजिट कैंडिडेट कीज को हाईलाइट करता है, जो डेटाबेस के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। इवेलुएटिंग द टेबल अंडर 3NF चलिए चेक करते हैं कि क्या ट्यूटरिंग एडवाइजर 3NF रूल्स के अगेंस्ट हर फंक्शनल डिपेंडेंसी को एग्जामिन करके थर्ड नॉर्मल फॉर्म को कंप्लाई करता है। FD1 चेक करें। स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट कोड से एडवाइजर आईडी मिलता है। क्या स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट कोड एक सुपर की है? हाँ, ये कैंडिडेट की 1 है। रिजल्ट 3NF पास करता है। FD2 चेक करें। एडवाइजर आईडी से सब्जेक्ट कोड मिलता है। क्या एडवाइजर आईडी एक सुपर की है? नहीं। एक एडवाइजर कई स्टूडेंट्स को एडवाइज कर सकता है, इसलिए सिर्फ एडवाइजर आईडी अकेले इस टेबल में किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। क्या डिपेंडेंट एट्रीब्यूट सब्जेक्ट कोड एक प्राइम एट्रीब्यूट है? हाँ, सब्जेक्ट कोड कैंडिडेट की 1 का हिस्सा है। रिजल्ट कंडीशन 2 यानी प्राइम एट्रीब्यूट एस्केप हैच की वजह से 3NF पास करता है। कंक्लूजन ट्यूटरिंग एडवाइजर रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म के साथ 100% कंप्लायंट है। सेक्शन ब्रेक 3NF टेबल में अनोमलीज डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, भले ही ट्यूटरिंग एडवाइजर 3NF को सेटिस्फाई करता है। चलिए देखते हैं जब हम इसमें एक्चुअल डेटा भरते हैं तो क्या होता है। सैंपल टेबल ट्यूटरिंग अंडरस्कोर एडवाइजर। यह टेबल स्टूडेंट सब्जेक्ट एनरोलमेंट्स के साथ उनके असाइंड एडवाइजर्स को आउटलाइन करती है। स्टूडेंट्स AS101, AS102 और AS103 एडवाइजर A901 के अंडर सब्जेक्ट C AS101 में एनरोल्ड हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट मैथ्स 201 स्टूडेंट्स AS101 और AS104 ने लिया है, जिसे एडवाइजर A405 सुपरवाइज कर रहे हैं। क्योंकि एडवाइजर अंडरस्कोर आईडी सब्जेक्ट अंडरस्कोर कोड तय करता है FD2, लेकिन एडवाइजर अंडरस्कोर आईडी अपने आप में प्राइमरी की नहीं है। यह डिजाइन सीवियर डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। डेटा रिडंडेंसी एडवाइजर A901C AS101 में स्पेशलाइज करता है। अगर A901 300 स्टूडेंट्स को एडवाइज करता है तो A901 से C AS101 का रिलेशनशिप टेबल में फिजिकली 300 टाइम्स डुप्लीकेट होता है। इससे डिस्क स्टोरेज और मेमोरी बफर्स वेस्ट होते हैं। 2. इंसर्शन अनोमली। मान लीजिए यूनिवर्सिटी एक नया एडवाइजर A777 हायर करती है जो डेटा 300 में स्पेशलाइज करता है। हालांकि A777 को अभी तक कोई स्टूडेंट असाइन नहीं किया गया है। क्या हम A777 को ट्यूटरिंग अंडरस्कोर एडवाइजर में इंसर्ट कर सकते हैं? यह SQL क्वेरी एक इनवैलिड डेटाबेस इंसर्शन अटेम्प्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है, जहां मिसिंग स्टूडेंट आइडेंटिफायर कैंडिडेट की इंटीग्रिटी रूल्स को वायलेट करता है। हम डमी स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के बिना ये फैक्ट स्टोर नहीं कर सकते कि एडवाइजर A777 डेटा 300 में स्पेशलाइज करता है। स्कीमा ऑपरेशनल डेटा को स्टूडेंट असाइनमेंट्स पर डिपेंड होने के लिए फोर्स करता है। 3. डिलीशन एनोमली। स्टूडेंट S101 और एडवाइजर A405 को मैथ 201 के लिए देखिए। मान लीजिए स्टूडेंट S104 मैथ 201 ड्रॉप कर देता है, जिससे S101 एडवाइजर A405 का इकलौता स्टूडेंट रह जाता है। अगर S101 भी मैथ 201 ड्रॉप कर देता है तो हम एग्जीक्यूट करते हैं। यह SQL क्वेरी डेटाबेस से एक स्पेसिफिक ट्यूटरिंग रिकॉर्ड रिमूव करती है जो दिए गए स्टूडेंट और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से मैच करता है। क्योंकि यह A405 वाला आखिरी बचा हुआ टपल था, हम ये पूरा रिकॉर्ड खो देते हैं कि एडवाइजर A405 एग्जिस्ट करता है और मैथ 201 में स्पेशलाइज करता है। अपडेट एनोमली।
अगर एडवाइजर A901 अपना सब्जेक्ट अलाइनमेंट CS101 से CS102 में चेंज करता है तो हमें पूरी टेबल सर्च करनी होगी और हर उस रो को अपडेट करना होगा जहां एडवाइजर ID 901 के बराबर है। ये SQL क्वेरी एक स्पेसिफिक एडवाइजर के लिए असाइंड कोर्स कोड को मॉडिफाई करके एग्जिस्टिंग डेटाबेस रिकॉर्ड को अपडेट करती है। अगर सिस्टम 299 रोज अपडेट कर देता है लेकिन लॉक टाइम आउट या ट्रांजैक्शन फेलियर की वजह से एक रो मिस हो जाती है तो डेटाबेस एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाता है जहां A901 एक ही समय में दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को एडवाइज करता हुआ दिखता है, जो बिजनेस रूल 2 का वायोलेशन है। सेक्शन ब्रेक। फॉर्मलाइजिंग बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म BCNF। हमारी 3NF रिलेशन में इन एनोमलीज का रूट कॉज FD2 है। एडवाइजर ID लीड्स टू सब्जेक्ट कोड। इस डिपेंडेंसी में डिटर्मिनेंट एडवाइजर ID एक सुपर की नहीं है, फिर भी 3NF ने इसे अलाउ किया क्योंकि राइट हैंड साइड सब्जेक्ट कोड एक प्राइम एट्रीब्यूट था। बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म प्राइम एट्रीब्यूट एक्सेप्शन को पूरी तरह से हटाकर इस लूपहोल को खत्म कर देता है। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ BCNF। एक रिलेशन स्कीमा R बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म BCNF में केवल और केवल तभी होता है जब R पर डिफाइंड हर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी X लीड्स टू Y के लिए डिटर्मिनेंट X R का एक स्ट्रिक्ट सुपर की हो। एक फंक्शनल डिपेंडेंसी X लीड्स टू Y को नॉन ट्रिवियल तब माना जाता है जब Y X का सबसेट नहीं होता है, Y X का सबसेट नहीं है। यह फ्लोचार्ट डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन में बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म कंप्लायंस चेक करने की डिसीजन प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह इवैल्यूएट करता है कि क्या कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉन ट्रिवियल है और क्या उसका डिटर्मिनेंट एक सुपर की है, और कंक्लूड करता है कि अगर दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो रिलेशन नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करता है, या अगर डिटर्मिनेंट एक सुपर की नहीं है तो उसे वायलेट करता है। कंपेयरिंग 3NF एंड BCNF रूल्स। यह टेबल अलग अलग नॉर्मल फॉर्म्स के अक्रॉस नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लिए रूल रिक्वायरमेंट्स को कंपेयर करती है जहां X Y को डिटरमाइन करता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंडर X का सुपर की होना जरूरी है या Y का प्राइम एट्रीब्यूट होना जरूरी है, जिससे एक एक्टिव एस्केप हैच के रूप में प्राइम एट्रीब्यूट एक्सेप्शन अलाउ होता है। इसके कंट्रास्ट में बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म स्ट्रिक्टली X का सुपर की होना ही रिक्वायर करता है, 0 एक्सेप्शंस के साथ एक स्ट्रिक्ट रूल लागू करता है। क्योंकि BCNF दूसरी कंडीशन को पूरी तरह से हटा देता है, BCNF टेबल में हर डिटर्मिनेंट को उस टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में कैपेबल होना चाहिए। BCNF के अगेंस्ट ट्यूटिंग एडवाइजर को टेस्ट करते हैं। चलिए BCNF रूल्स के अंडर अपने टेबल को फिर से री-इवेलुएट करते हैं। FD1 स्टूडेंट ID सब्जेक्ट कोड लीड्स टू एडवाइजर ID। डिटर्मिनेंट X इक्वल टू स्टूडेंट ID सब्जेक्ट कोड। क्या X एक सुपर की है? हाँ, स्टेटस BCNF को सेटिस्फाई करता है। FD2 एडवाइजर ID लीड्स टू सब्जेक्ट कोड। डिटर्मिनेंट X इक्वल टू एडवाइजर ID। क्या X एक सुपर की है? नहीं। एडवाइजर ID का क्लोजर टू एडवाइजर ID सब्जेक्ट कोड जिसमें स्टूडेंट ID मिसिंग है। स्टेटस ये BCNF को वायलेट करता है। बिकॉज FD2 BCNF रिक्वायरमेंट को वायलेट करता है, ओवरऑल रिलेशन ट्यूटरिंग एडवाइजर BCNF में नहीं है। सेक्शन ब्रेक 5। द BCNF डिकम्पोजिशन एल्गोरिदम। जब कोई रिलेशन BCNF को वायलेट करता है तो हमें उसे ऐसे छोटे रिलेशंस में डिकम्पोज करना होता है जो BCNF को सेटिस्फाई करें, और यह एंश्योर करना होता है कि हम ओरिजिनल डेटा न खोएं। द स्टैंडर्ड BCNF डिकम्पोजिशन एल्गोरिदम। मान लीजिए एक रिलेशन R है जिसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज F का एक सेट है। F में कोई भी ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी X लीड्स टू Y ढूंढें जो BCNF को वायलेट करती हो, जहां X लीड्स टू Y नॉन ट्रिवियल है और X एक सुपर की नहीं है। X प्लस का क्लोजर कंप्यूट करें। R को दो सब रिलेशंस में डिकम्पोज करें। R1 इक्वल टू X प्लस इक्वल टू X यूनियन Y। इसमें डिटर्मिनेंट और वो सभी एट्रीब्यूट्स शामिल हैं जिन्हें यह फंक्शनली डिटरमिन करता है। R2 इक्वल टू R माइनस X प्लस यूनियन X इक्वल टू R माइनस Y। इसमें डिटर्मिनेंट X प्लस R के बाकी सभी बचे हुए एट्रीब्यूट्स शामिल हैं। चेक करें कि क्या R1 R2 BCNF में है। अगर किसी भी रिलेशन में अभी भी BCNF वायलेशन है तो उस सब रिलेशन पर एल्गोरिदम को रिकर्सिवली रिपीट करें। वॉक थ्रू डिकम्पोजिंग ट्यूटरिंग एडवाइजर। चलिए एल्गोरिदम को ट्यूटरिंग एडवाइजर, स्टूडेंट ID, सब्जेक्ट कोड, एडवाइजर ID पर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 वायलेटिंग FD को आइडेंटिफाई करें। जो डिपेंडेंसी वायलेशन का कारण बन रही है वह FD2 है। एडवाइजर ID लीड्स टू सब्जेक्ट कोड जहां X इक्वल टू एडवाइजर ID एक सुपर की नहीं है। स्टेप 2 पहला सब रिलेशन R1 बनाएं।
R1 डिटर्मिनेंट x और उस पर डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स y को लेता है। एडवाइजर सब्जेक्ट ओपन पैरेंथेसिस अंडरलाइंड एडवाइजर आईडी सब्जेक्ट कोड क्लोज पैरेंथेसिस। प्राइमरी की एडवाइजर आईडी फंक्शनल डिपेंडेंसी एडवाइजर आईडी लीड्स टू सब्जेक्ट कोड BCNF स्टेटस वैलिड। एडवाइजर आईडी इस टेबल में एक कैंडिडेट की है। स्टेप 3 दूसरा सब रिलेशन R2 बनाएं। R2 ओरिजिनल रिलेशन को लेता है और डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स y को हटा देता है, डिटर्मिनेंट x को लिंकिंग की के रूप में रखता है। स्टूडेंट एडवाइजर ओपन पैरेंथेसिस अंडरलाइंड स्टूडेंट आईडी अंडरलाइंड एडवाइजर आईडी क्लोज पैरेंथेसिस। प्राइमरी की कंपोजिट की स्टूडेंट आईडी एडवाइजर आईडी फंक्शनल डिपेंडेंसीज खुद टुपल को डिटरमाइन करने वाली कैंडिडेट की के अलावा कोई नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्सिस्ट नहीं करती है। BCNF स्टेटस वैलिड। डिकम्पोज्ड स्कीमा को वेरीफाई करना। हमारी सिंगल नॉन कंप्लाइंट टेबल अब 2 क्लीन टेबल्स में डिकम्पोज हो गई है। यह डायग्राम 2 रिलेशनल टेबल्स के बीच डेटाबेस स्कीमा रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे प्राइमरी और फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स के थ्रू स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एडवाइजर रिकॉर्ड्स और उनके असाइंड सब्जेक्ट्स से लिंक होते हैं। चलिए इन डिकम्पोज्ड टेबल्स को हमारे पिछले सैंपल डेटासेट से पॉपुलेट करते हैं ताकि यह कंफर्म हो सके कि एनोमलीज खत्म हो गई हैं। टेबल एडवाइजर सब्जेक्ट। यह टेबल एकेडमिक एडवाइजर आईडीज को उनके असाइंड सब्जेक्ट कोड्स से मैप करती है। एडवाइजर A901 सब्जेक्ट CS101 को ओवरसी करता है। एडवाइजर A405 सब्जेक्ट मैथ्स 201 को हैंडल करता है और एडवाइजर A777 सब्जेक्ट डेटा 300 को मैनेज करता है। टेबल स्टूडेंट एडवाइजर। यह टेबल पेयर्ड की आइडेंटिफायर्स का यूज करके स्टूडेंट्स और उनके असाइंड एडवाइजर्स के बीच के रिलेशनशिप्स को आउटलाइन करती है। एडवाइजर A901 को स्टूडेंट्स S101, S102 और S1003 असाइन किए गए हैं। वहीं एडवाइजर A405 को स्टूडेंट्स S101 और S104 के साथ पेयर किया गया है, जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट S101 को मल्टीपल एडवाइजर्स असाइन किए गए हैं। डिकम्पोजिशन एनोमलीज को कैसे रिजॉल्व करता है। नो डेटा रिडंडेंसी। A901 और CS101 के बीच का एसोसिएशन एडवाइजर सब्जेक्ट में बिल्कुल एक बार स्टोर होता है। इंसर्शन एनोमली सॉल्व्ड। हम बिना किसी स्टूडेंट रिकॉर्ड की ज़रूरत के सीधे एडवाइजर सब्जेक्ट में नया एडवाइजर A777 ऐड कर सकते हैं जो डेटा 300 में स्पेशलाइज करता है। डिलीशन एनोमली सॉल्व्ड। अगर स्टूडेंट S101 मैथ 201 ड्रॉप करता है तो हम स्टूडेंट एडवाइजर से रो S101 A405 को डिलीट कर देते हैं। मैपिंग A405 लीड्स टू मैथ 201 एडवाइजर सब्जेक्ट में सेफली इंटैक्ट रहती है। अपडेट एनोमली सॉल्व्ड। अगर A901 सब्जेक्ट स्विच करता है तो हम एडवाइजर सब्जेक्ट में एक सिंगल रो अपडेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक 6 डीप ट्रेड ऑफ एनालिसिस लॉसलेस जॉइन वर्सेस डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। हालांकि BCNF स्ट्रक्चरल अनोमलीज को खत्म करता है, लेकिन डेटाबेस डिजाइन में हमेशा ट्रेड ऑफ शामिल होते हैं। जब टेबल्स को हायर नॉर्मल फॉर्म्स में डिकम्पोज किया जाता है तो 2 मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ये तय करती हैं कि डिकम्पोजिशन एक्सेप्टेबल है या नहीं। लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। प्रॉपर्टी 1 लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन। किसी रिलेशन R का सब रिलेशंस R1 और R2 में डिकम्पोजिशन तब लॉसलेस होता है जब हम R1 और R2 को एक स्टैंडर्ड SQL नेचुरल जॉइन या इनर जॉइन का यूज करके दोबारा जॉइन कर सकते हैं और ये गारंटी दे सकते हैं कि रिजल्ट ओरिजिनल रिलेशन R से बिल्कुल मैच करता है, जिसमें कोई मिसिंग रोज न हो और कोई फर्जी फैंटम टुपल्स न हो। हीथ्स थ्योरम। हीथ्स थ्योरम के मुताबिक R का R1 और R2 में डिकम्पोजिशन लॉसलेस जॉइन होने की गारंटी तब और सिर्फ तब होती है जब R1 और R2 के बीच एट्रीब्यूट्स का इंटरसेक्शन एक ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी बनाता है जो डिकम्पोज्ड टेबल्स में से कम एक टेबल को पूरी तरह से डिटरमिन करता है। ओपन पैरेंथेसिस R1 इंटरसेक्शन R2 क्लोज पैरेंथेसिस इंप्लाइज R1 और ओपन पैरेंथेसिस 1 इंटरसेक्शन R2 क्लोज पैरेंथेसिस इंप्लाइज R2। चलिए अपने ट्यूटरिंग एडवाइजर डिकम्पोजिशन को टेस्ट करते हैं। R1 इक्वल टू एडवाइजर सब्जेक्ट जिसमें एडवाइजर आईडी और सब्जेक्ट कोड हैं। R इक्वल टू स्टूडेंट एडवाइजर जिसमें स्टूडेंट आईडी और एडवाइजर आईडी हैं। एट्रीब्यूट इंटरसेक्शन 1 इंटरसेक्शन R इक्वल टू एडवाइजर आईडी। क्या एडवाइजर आईडी R1 को डिटरमिन करता है? हाँ, क्योंकि FD2 एडवाइजर आईडी डिटरमिन सब्जेक्ट कोड होल्ड करता है, जिसका मतलब है कि एडवाइजर आईडी R1 के लिए एक की है। चूंकि शेयर्ड एट्रीब्यूट एडवाइजर आईडी एडवाइजर सब्जेक्ट में एक कैंडिडेट की है, इसलिए हम बिना कोई फर्जी रोज क्रिएट किए SQL में दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये रिलेशनल डेटाबेस क्वेरी स्टूडेंट असाइनमेंट रिकॉर्ड्स को एडवाइजर सब्जेक्ट रिकॉर्ड्स के साथ
ज्वाइन करके स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के साथ उनके असाइंड एडवाइजर्स और सब्जेक्ट कोड्स रिट्रीव करती है। यह क्वेरी हमारे ओरिजिनल डेटासेट को साफ सुथरे तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करती है। BCNF डिकम्पोजिशन लॉसलेस ज्वाइन की गारंटी देता है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉपर्टी 2 डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन यानी BCNF का अकिलीज हील। अब हम BCNF का मेन ड्रॉबैक देखते हैं। एक डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तब होता है जब ओरिजिनल स्कीमा में मौजूद सभी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को बिना टेबल्स को ज्वाइन किए इंडिविजुअल सब रिलेशंस के अंदर ही वेरीफाई और एनफोर्स किया जा सके। चलिए ट्यूटरिंग एडवाइजर की ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज लिस्ट करते हैं। पहला FD1 स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट कोड लीड्स टू एडवाइजर आईडी। दूसरा FD2 एडवाइजर आईडी लीड्स टू सब्जेक्ट कोड। अब चलिए देखते हैं कि ये डिपेंडेंसीज हमारी नई BCNF टेबल्स में कहां पर हैं। टेबल R1 यानी एडवाइजर सब्जेक्ट में हम एडवाइजर आईडी को प्राइमरी की डिक्लेयर करके FD2 यानी एडवाइजर आईडी लीड्स टू सब्जेक्ट कोड को आसानी से एनफोर्स कर सकते हैं। टेबल R2 यानी स्टूडेंट एडवाइजर में हम एक कंपोजिट प्राइमरी की के जरिए स्टूडेंट आईडी और एडवाइजर आईडी के कॉम्बिनेशन पर यूनिकनेस एनफोर्स करते हैं। अब खुद से पूछिए FD1 यानी स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट कोड लीड्स टू एडवाइजर आईडी कहां एनफोर्स होता है। FD1 के लिए स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट कोड को एक साथ चेक करना जरूरी है ताकि यह तय हो सके कि एक स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट के लिए दो आइजर्स न मिले। लेकिन हमारी BCNF स्कीमा में स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट एडवाइजर में है और सब्जेक्ट कोड एडवाइजर सब्जेक्ट में है। दोनों में से किसी भी टेबल में एडवाइजर आईडी के साथ स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट कोड दोनों एक साथ मौजूद नहीं है। लॉस डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का कंसीक्वेंस। मान लीजिए कि कोई एप्लीकेशन बग या रॉग क्वेरी स्टूडेंट एडवाइजर में नीचे दी गई रो को इंसर्ट करने की कोशिश करती है। यह डेटाबेस कमांड एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को उनके डेजिग्नेटेड एडवाइजर से लिंक करने के लिए असाइनमेंट टेबल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करती है। डेटाबेस इंजन टेबल R2 यानी स्टूडेंट एडवाइजर को चेक करता है क्या S101 और A405 का पैर यूनिक है। हाँ, इंसर्ट सक्सेसफुल हो जाता है। हालांकि स्टूडेंट S101 के पास CS101 के लिए पहले से ही एक एडवाइजर A901 असाइंड है। क्या हो अगर एडवाइजर A405 भी CS101 को एडवाइजर करता हो। अगर A405 एक CS101 एडवाइजर होता तो S101 के पास अब एक ही सब्जेक्ट CS101 के लिए दो एडवाइजर्स हो जाते। यह बिजनेस रूल 1 यानी FD1 को ब्रेक करता है। BCNF में इंसर्ट टाइम पर इस रूल वायलेशन को पकड़ने के लिए डेटाबेस सिर्फ एक सिंपल सिंगल टेबल प्राइमरी की या यूनिक कंस्ट्रेंट पर निर्भर नहीं रह सकता। इसके बजाय इसे बिहाइंड द सीन्स एक मल्टी टेबल जॉइन क्वेरी चलानी पड़ती है। ये SQL क्वेरी स्टूडेंट एडवाइजर असाइनमेंट्स को एडवाइजर सब्जेक्ट पेयरिंग्स के साथ जॉइन करके मल्टीपल टेबल्स में रिलेशनल डेटाबेस इंटेग्रिटी चेक करती है। यह नया डेटा इंसर्ट करने से पहले एक स्पेसिफिक स्टूडेंट और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैचिंग रिकॉर्ड्स काउंट करती है ताकि यह एश्योर किया जा सके कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज प्रिजर्व्ड रहें और डुप्लीकेट रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट न करें। हर इंसर्ट या अपडेट ऑपरेशन पर मल्टी टेबल जॉइन असर्शंस या कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लेवल ट्रिगर्स चलाने से कंप्यूटेशनल ओवरहेड और परफॉर्मेंस फ्रिक्शन बढ़ जाता है। सेक्शन ब्रेक। द फंडामेंटल डिलेमा 3NF वर्सेस BCNF। ये ट्रेड ऑफ 3NF और BCNF के बीच एक फंडामेंटल डिफरेंस दिखाता है। 3NF डिकम्पोजिशन लॉसलेस जॉइन और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन दोनों की गारंटी देता है। हालांकि ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज वाले एज केसेस में ये कुछ छोटे अपडेट एनामलीज की अनुमति दे सकता है। BCNF डिकम्पोजिशन लॉसलेस जस्ट जॉइन और फंक्शनल डिपेंडेंसी एनामलीज को पूरी तरह खत्म करने की गारंटी देता है। हालांकि यह डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की गारंटी नहीं देता। यह डायग्राम डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन बीट्स के बीच के ट्रेड ऑफ्स को इलस्ट्रेट करता है, स्पेसिफिकली थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की गारंटी देता है उसकी तुलना बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म से करता है जो जीरो डेटा एनोमलीज की गारंटी देता है। जब आप किसी ऐसे 3NF रिलेशन को देखते हैं जो BCNF को वायलेट करता है तो आपके सामने एक आर्किटेक्चरल चॉइस होती है। BCNF में डिकम्पोज करना ये सभी डेटा रिडंडेंसीज और स्ट्रक्चरल एनामलीज को खत्म कर देता है, लेकिन नॉन प्रिजर्व्ड फंक्शनल डिपेंडेंसीज को लागू करने के लिए ट्रिगर्स, असर्शंस या एप्लीकेशन कोड की जरूरत होती है। 3NF में बने रहना ये सभी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को सिंपल डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स के रूप में प्रिजर्व रखता है, लेकिन इसमें थोड़ी माइनर रिडंडेंसी को स्वीकार करना पड़ता है और पोटेंशियल अपडेट एनामलीज को ध्यान से मैनेज करना होता है। सेक्शन ब्रेक। 7 मैथमेटिकल समरी द नॉर्मलाइजेशन हायरार्की।
डेटाबेस डिज़ाइन थ्योरी के तहत बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए विचार करें कि कैसे हर नॉर्मल फॉर्म फंक्शनल डिपेंडेंसीज पर और भी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाता है। 1NF एट्रीब्यूट वैल्यूज एटॉमिक होनी चाहिए, कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स या रिपीटिंग्स ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। 2NF 1NF में होना जरूरी है और कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी कंपोजिट कैंडिडेट की पर पार्शियली डिपेंडेंट नहीं हो सकता, जहां x लीड्स टू y में x किसी की का प्रॉपर सबसेट होना फॉरबिडन है। 3NF 2NF में होना जरूरी है और कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी की पर ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं हो सकता, जहां x लीड्स टू y के लिए x का सुपर की होना या y का प्राइम होना रिक्वायर्ड है। BCNF हर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का डिटर्मिनेंट एक सुपर की होना ही चाहिए, यानी x लीड्स टू y के लिए x का सुपर की होना जरूरी है, वो भी 0 एक्सेप्शंस के साथ। यह टेक्स्ट डायग्राम रिलेशनल डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन रूल्स की नेस्टेड हायरार्की को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और अल्टीमेटली सबसे इनरमोस्ट लेवल पर बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म को इंक्लूड करता है। BCNF में हर रिलेशन ऑटोमेटिकली 3NF, 2NF और 1NF में होता है। हालांकि जैसा कि हमारे ट्यूटरिंग एडवाइजर सिस्टम द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, हर 3NF रिलेशन BCNF के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता। सेक्शन ब्रेक 8 समरी चेकलिस्ट एंड थ्योरेटिकल टेकअवेज। आगे बढ़ने से पहले BCNF के इन फंडामेंटल रूल्स को रिव्यू कर लें। द कोर रूल, हर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी x लीड्स टू y के लिए डिटर्मिनेंट x का सुपर की होना जरूरी है। द की डिफरेंस फ्रॉम 3NF BCNF, 3NF के राइट हैंड साइड इज ए प्राइम एट्रीब्यूट एक्सेप्शन को रिमूव करता है। व्हेन BCNF मैटर्स, BCNF प्राइमरीली तब रेलेवेंट होता है जब आप ऐसे स्कीमाज के साथ डील कर रहे हों जिनमें ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज हों, यानी मल्टीपल कैंडिडेट कीज कॉमन एट्रीब्यूट्स शेयर कर रही हों। द डिकम्पोजिशन गारंटी, BCNF डिकम्पोजिशन हमेशा लॉसलेस जॉइन होता है, जिससे ये एश्योर होता है कि ओरिजिनल डेटा को बिना फैंटम टुपल्स के जॉइंस के जरिए रिकवर किया जा सकता है। द BCNF ट्रेड ऑफ, BCNF डिकम्पोजिशन में फंक्शनल डिपेंडेंसीज को प्रिजर्व करने की गारंटी नहीं होती। क्रॉस टेबल डिपेंडेंसीज को एनफोर्स करने के लिए कॉम्प्लेक्स डेटाबेस ट्रिगर्स या एप्लीकेशन लॉजिक की जरूरत पड़ सकती है। डेटाबेस इंजीनियर्स के रूप में इन ट्रेड ऑफ्स को समझने से हम डेलिब्रेट और इन्फॉर्म्ड स्कीमा डिसीजंस ले पाते हैं। सब टॉपिक 4.7 में हम इन थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में ले जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि कब नॉर्मलाइजेशन को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना है और कब परफॉर्मेंस डिमांड्स के लिए इंटेंशनल डिनॉर्मलाइजेशन की जरूरत होती है।